गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यस सर। और B.Com सेकेंड सेमेस्टर में जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग का आज पहला लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं और लगभग उसका 80% सिलेबस जो है, 50% सिलेबस आपका जो है इसमें भी है। उम्मीद है कि जो है इस बार लिखित एग्ज़ाम हो, इसलिए जो है आप ठीक से पढ़िए ताकि अगर लिखित एग्ज़ाम भी होता है तो उसे भी आप कर सकें। मैं आपकी जो है लिखित एग्ज़ाम और MCQ दोनों ही तरह से तैयारी कराऊंगा। वैसे तो विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि ऑड्स जो सेमेस्टर होगा वही MCQ होगा, लेकिन चूंकि इस बार आपका फर्स्ट सेमेस्टर MCQ हो गया तो कोई बता रहा था कि जो है हो सकता है उसके जगह पे जो है ये आपका लिखित एग्ज़ाम भी सेकेंड सेमेस्टर भी हो जाए। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी तैयारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर आलोक मिश्रा, मैं नवस PG कॉलेज में पढ़ाता हूँ और ये जो वीडियो बना रहा हूँ सीधे क्लास से बना रहा हूँ। इसमें क्लास के बच्चे भी हैं और जो बच्चे पढ़ने नहीं आए हैं या जो किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अदर कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए ये जो है लाइव क्लास जो है क्लास से जो है वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को रेगुलर पढ़ाऊंगा, इसलिए रेगुलर पढ़ने के लिए आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। आइए हम शुरू करते हैं। जो है आपको जो हम जिस बुक से पढ़ाने जा रहे हैं वो CA इंटरमीडिएट IPCC का जो है बुक है, उसी से पढ़ा रहे हैं। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ये पहले पेज पे दिया है, यानी कि अकाउंटिंग का पूरा ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा सा इस पे एक ओवरव्यू कर लिया जाए, फिर आगे जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाए। प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले जो है लिखा है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। अब वो कैसे होता है जनरेट, फिर उसके बाद दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जनरेट करोगे और फिर उसका कैसे प्रयोग करोगे, ये दोनों जो है प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि जो है आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के बारे में। तो आज चूंकि पहला क्लास है, बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं और ये पूरा ओवरऑल प्रोसीजर है, पूरा जितना भी किया जाता है इसमें जो है आपका इनपुट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस मेजर इन फाइनेंशियल टर्म, फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग इन लेजर, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और फिर हम फाइनल अकाउंट बना देते हैं। और जब फाइनल अकाउंट बन जाता है उसके बाद जो उसके यूजर होते हैं उनको हम कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये यूजर भी दो तरह के होते हैं। अब ये जितना चीज है प्रोसीजर, इसी पर हम लोग जो है आगे की क्लास में पढ़ेंगे, धीमे धीमे करके एक एक चीजें पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीधे हम लोग आ गए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसे कहते हैं? देखो बच्चों, कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बुक कीपिंग ही क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। बुक कीपिंग अलग मैटर है और अकाउंटिंग क्या है, अलग मैटर है। तो अभी हम जो मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं वो बुक कीपिंग का नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि किसका पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग। तो लिखा है द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेट बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन 1961, यानी कि ये एक लीगल डेफिनेशन है जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वहां पे कहा जाता है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है, उनके द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया। क्या डेफिनेशन है? अकाउंटिंग इज आर्ट। क्या है बच्चों? अकाउंटिंग इज द आर्ट। अब आप जानते हैं कि आपसे नेचर जब पूछा जाता है तो MCQ में पूछ लिया जाता है नेचर में, अकाउंटिंग इज आर्ट और साइंस, ठीक है, और बोथ। तो आप आंसर देते हो कि ये साइंस भी है और आर्ट भी है। और इस डेफिनेशन में पहले ही नंबर पे क्या लिखा है? लिखा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। किसका आर्ट है भाई? तो रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in the term of money,
अभी एक एक शब्दों को समझाता हूं आपको। ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, है ना। इनको, इनकी जो परिभाषा है उसमें ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। किसका कला है? रिकॉर्ड करने का, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब हुआ कि सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना, यानी कि एक महत्वपूर्ण तरीके से। एंड किसको करना है? इन द टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो मनी के रूप में एक्सप्रेस नहीं होता उस टर्म को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसा आप जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो दो तरह का इंफॉर्मेशन होता है ना। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो तो कम से कम दो तरह का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। एक होता है जिसको आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और एक होता है जिसको आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दो होता है। और जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एनी यूनिट्स, यानी जो मेजर करने के कोई यूनिट्स होते हैं उनमें किसी में भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। किस तरह का इंफॉर्मेशन? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्वालिटेटिव, क्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे ब्यूटी है, सुंदरता है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है ना। ये क्या है? आपसे कोई पूछे कि आप कितने ईमानदार हैं, ठीक है, तो बताएंगे क्या कि हम 1 लाख रुपया तक ही बेईमान रहेंगे, ठीक है। हमसे कोई पूछे कितना ईमानदार है तो भैया गड्डी रखते जाओ, जहां हमारी ईमानदारी समाप्त होगी हम बता देंगे, क्या। तो ईमानदारी या आप कितने सुंदर हैं ये रुपये पैसे में, लीटर मीटर ग्राम में जो है मेजर नहीं किया जा सकता। अब जो इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी ऐसे कई होते हैं जिनको अन्य यूनिट के मेजर में किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स के हैं, गिनती है, उसमें किया जाता है, लीटर मीटर ग्राम में किया जाता है, लेकिन वो अन्य स्टैटिस्टिक्स वगैरह में तो उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होगा और वो इंफॉर्मेशन जब मनी में मेजर किया जाएगा या उसे मनी में मेजर करना पॉसिबल हो, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को यहाँ पर क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, ठीक है बच्चों, या उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये हम बोल रहे हैं बार बार जो है ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? पहले उसी को समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, फिर नहीं तो आपके दिमाग में ये चलेगा भाई ट्रांजैक्शन क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं। आइए दिखा देते हैं आपको, ट्रांजैक्शन बता देते हैं। ट्रांजैक्शन का हो हिंदी में सौदे कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सौदे। यानी जब कोई व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु को खरीदता है या सेल करता है ना। अगर मान लीजिए कोई सैलरी होल्डर है तो उसे भी तो कमोडिटी परचेस करनी होती है। कोई बिजनेसमैन है तो उसे भी तो कमोडिटी परचेस करनी होती है, अपने सप्लायर से जो है कमोडिटी लेनी होती है। कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसे भी रॉ मटेरियल के रूप में जो है कमोडिटी परचेस करनी होती है, ठीक है बच्चों। और फिर अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उस कमोडिटी से क्या करता है? वस्तु का निर्माण करेगा। जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, वो कमोडिटी खरीदता है, उसमें या तो थोड़ा बहुत सुधार करता है या बिना सुधार किए एज इट इज बेच देता है। जैसे आप पार्ले जी बिस्किट खरीदे तो पार्ले जी बेचते हो, है ना, और उसमें कोई परिवर्तन करते हो नहीं। फेयर लवली खरीदा तो आप क्या बेचोगे? फेयर लवली बेचोगे, बोरोप्लस तो नहीं बना दोगे उसको, तो वो ये एज इट इज हो गया। लेकिन अगर आपने 1 बोरा चीनी खरीदा तो हो सकता है उस चीनी को खोल करके थोड़ा उसको चलवा करके पतला दाना निकाल के मोटा दाना से आप पैकेट 1 किलो का बना के, और जो चीनी 44 रुपए किलो फुटकर बिकती है 60 रुपए किलो पैकेट बना के बेचो। तो आप ट्रेडर बस इतना ही काम करता है, हल्का फुल्का जो है उसमें वैल्यू एड कर सकता है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहां पर लिखा है चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसे ट्रांजैक्शन तो करना ही होता है। लिखा है एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कई प्रकार के क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब एक्टिविटी हम लोग पढ़े थे तो उसमें देखा गया था कि एक्टिविटी 2 तरह का होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी वो एक्टिविटी जिसका उद्देश्य धन कमाना है, पैसा कमाना है ना, वो क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और जिसका उद्देश्य जो है धन कमाना ना होकर के सामाजिक सेवा हो सकता है या हेल्प हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा है कि a salary person get a salary and spend to buy
प्रोविजंस एंड क्लॉथिंग्स। कह रहा है कि एक सैलरी होल्डर जो है सैलरी जब प्राप्त करता है तो वो क्या करता है, वस्तुओं पर, कपड़े वगैरह पे, प्रोविजन से मतलब ये जो सामान होता है, आप दुकानों का नाम भी सुने होंगे, गुप्ता प्रोविजन सेंटर, है ना। तो जाओगे तो क्या मिलेगा, कोलगेट से लेकर मंजन तक, है ना, और साबुन से लेकर तेल तक, और साथ में पावरोटी भी बिकेगा नहीं, घरेलू सामान जितना होता है उसको कहते हैं। फिर लिखा है फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों के लिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एटसेट्रा होना, इन सब पे आप खर्च करते हैं। उसी तरह से अगर कोई स्पोर्ट क्लब है, स्पोर्ट क्लब बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेस रन बाय एन इंडिविजुअल्स आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी लाइक ऑफ कलकत्ता, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एटसेट्रा, ये सब लिखा हुआ है। ये लोग भी जो क्या करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि सभी लोग जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। अब इनमें से कुछ एक्टिविटी जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और कुछ एक्टिविटी जो होता है वो सोशल बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बेनिफिट फॉर द पब्लिक एट लार्ज, ऑलवेज सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म थ्रू ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब यहाँ लिखा है ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन ए बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्ट and agreements, while event is used to means a happening as a consequence of a transaction as result। यानी कि दो बातें निकल के आई, एक बात निकल के आया ट्रांजैक्शन और एक बात निकल के आया बच्चों इवेंट, ठीक है। तो जब आप लेन देन करते हो, किसी को देते हो या कुछ प्राप्त करते हो, कोई भी लेन देन करते हो, और उसका उद्देश्य जो है, उसका उद्देश्य क्या होता है, आपका जो है धन कमाना होता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप करते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी जब किसी से लेते हो या किसी को कुछ देते हो तो ये क्या माना जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माना जाता है। जैसे आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। फिर आपने उसे 12,000 रुपये में बेच दिया, ये भी क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। बात समझ में आया। तो ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ आपने सैलरी दिया, ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन है ना। आपने वेजेस पेमेंट किया, ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। अब मान लीजिए उस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होगा, सब्सिक्वेंट मतलब जो उसके आगे की प्रक्रिया है, जो उसका रिजल्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे 10,000 का माल आपने खरीदा, ठीक, एक ट्रांजैक्शन हो गया, 12,000 में बेच दिया, ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। रिजल्ट क्या हुआ, 2,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 2,000 क्या माना जाएगा, इवेंट माना जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मान लो 10,000 का माल खरीदा तो कोई जरूरी पूरा 10,000 ही बेच दिया हो सकता है 8,000 वाला ही 12,000 में बेचा, तो 2,000 का आपके पास क्या है, स्टॉक बचा हुआ। ये जो बचा हुआ स्टॉक है ये क्या माना जाएगा, इसको भी इवेंट ही माना जाएगा। आइए एक एग्जांपल देके इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए लिखा है एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। कोई एक इंडिविजुअल है जो अपने स्टेशनरी बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। ऑन 1 जनवरी ही परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 एंड सेल 1,47,000। 1,15,000 में खरीदा और 1,17 में क्या किया, बेच दिया, है ना। लिखा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ही पेज शॉप रेंट द मंथ ऑफ 5,000। जनवरी महीने का उसने 5,000 रुपए किराया दिया दुकान का। एंड द फंड दैट स्टिल ही हैज गुड्स वर्थ ₹15,000 इन हैंड, और उसके पास 15,000 का अभी स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है ना। लिखा है इंडिविजुअल परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो इंडिविजुअल है ये किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। कैसे जाने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि धन कमाना इसका पर्पज है, पैसा कमाना इसका पर्पज है, ठीक है, इसलिए हम जानते हैं। कह रहा है ही कैरीज ऑन अ फ्यू ट्रांजैक्शन एंड encounters with some event, it not logical that he will want to know the result of his activity। कह रहा है वो उस एक्टिविटी का क्या करना चाहता है, रिजल्ट प्राप्त करना चाहता है। कह रहा है we see that the individual who run the stationery business earn a surplus ₹42,000। ये देखा गया कि जो ये बिजनेस किया उस बिजनेस से इसको जो है 42,000 रुपए का अर्निंग हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया कितने का, 1,47,000। लिखा है 1,47,000 गुड्स इन हैंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक इसके पास बचा हुआ कितने का, 15,000। तो टोटल जोड़ दिया कितना आ गया, 1,62,000। गुड्स परचेज किया था कितना, 1,15,000।
शॉप का रेंट दिया था 5,000, तो इसके पास प्रॉफिट के रूप में, सरप्लस के रूप में कितना आ गया? 42,000 रुपया आ गया। लिखा अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस इज एन इवेंट। ठीक है, ये जो 42,000 रुपया आया है बच्चों, ये क्या है? कह रहा है कि ये जो 42,000 सरप्लस है ये है इवेंट। ठीक है, फिर लिखा है आल्सो हैविंग अ इन्वेंटरी इन हैंड इन अनदर इवेंट, और जो आपके पास ये जो 15,000 का स्टॉक बचा हुआ है ये एक अलग इवेंट है। ठीक है, व्हाइल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड पेमेंट ऑफ रेंट, दीज आर ट्रांजैक्शन। ये सभी क्या कहे जाएंगे? ट्रांजैक्शन कहे जाएंगे। आपने गुड्स खरीदा, आपने गुड्स बेचा, आपने किराया दिया, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि जो है इवेंट क्या होता है और ट्रांजैक्शन। जो लेन देन करते हो वो क्या है? ट्रांजैक्शन है, और जो उसका रिजल्ट है वो क्या है? इवेंट। ठीक है बेटा, अब रिजल्ट का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट हुआ केवल वही नहीं, उस ट्रांजैक्शन के परिणाम स्वरूप हमारे पास जो बचा है, जैसे यहाँ पर दिखाया कि 15,000 का जो स्टॉक बच गया वो भी इवेंट का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। अभी आ रहा हूं थोड़ा। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजैक्शन समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यस सर। इवेंट समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो मैं चर्चा कर रहा था किसका? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसकी चर्चा कर रहा था। तो कहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, समराइजिंग एंड सिग्निफिकेंट मैनर इन द सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी केवल उन्हीं को रिकॉर्डिंग किया जाएगा और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन किया जाएगा जिसको मनी टर्म में जो है, यानी जो ट्रांजैक्शन किस रूप में हुए हों, मनी टर्म में हुए हैं। लिखा है एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फिनेंशियल कैरेक्टर्स, यानी कि जो फिनेंशियल कैरेक्टर्स के होंगे, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद फिर उसका हम निर्वचन करते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेटिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरप्रिटेटिंग का मतलब होता है कि मान लो आपने एनालिसिस कर लिया, अब एनालिसिस करने के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इंटरप्रिटेटिंग कहते हैं, यानी कि एक तरह से रिपोर्टिंग करना या प्रस्तुत करना, यानी समझने योग्य भाषा में बताना। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर रिजल्ट आ गया कि 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये क्या है? रिजल्ट है कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस 50,000 का प्रॉफिट का क्या मतलब है? देखने में लगेगा चलो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, अब जब इसका इंटरप्रिटेशन करोगे आप तो पता ये चलेगा कि ये प्रॉफिट हमारे लिए सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है। मान लो 10 लाख की पूंजी लगा के 50,000 कमाया तो ये बहुत कम है, लेकिन अगर 1 लाख की पूंजी लगा कमाया और 50,000 आया तो बहुत बढ़िया है, या एक ट्रांजेक्शन में आपने 50,000 कमाया तो ये बहुत शानदार है, और पूरे ओवरऑल साल भर में कमाया तो बहुत ही बैड है। तो ये इंटरप्रिटेशन माना जाता है। ठीक है, लिखा है एज पर दिस डेफिनेशन अकाउंटिंग इज द सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, यानी कि जो रिकॉर्ड रखने की क्या है, एक कला है, एक तरीका है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट बाई फर्स्ट, कब से स्टार्ट होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस विच आर द फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, यानी सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने 100 रुपये आपको दिया नाश्ता करने के लिए, ठीक है, तो मनी टर्म में तो है, ट्रांजैक्शन भी हुआ, ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, क्योंकि वो हमने 100 रुपये आपको नाश्ता करने के लिए दिया तो मैंने स्वेच्छा से दिया, उसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, इस कोई लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना होता है? आइडेंटिफाई, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन ट्रांजैक्शन में से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का है, ये हमको पहचानना होता है, और फिर उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। लिखा है देन वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसके बाद तब हम उसे क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स,
अब इनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जो उनकी सहायक पुस्तकें होती हैं उनमें रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए, जैसे जर्नल जो होता है तो उसको हम एक प्रॉपर जर्नल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रॉपर जर्नल। और सब्सिडी बुक में आपका आता है कैश बुक, ठीक है, सेल बुक, परचेज बुक, है ना, परचेज बुक। इसके बाद जब सेल होगा तो एक और बुक होगा, क्या चीज? सेल रिटर्न का बुक होगा ना बच्चों। और अब जब परचेज होगा तो परचेज रिटर्न भी होगा। ऐसे जो है ये सब क्या माने जाते हैं? सब्सिडी बुक माने जाते हैं। और जर्नल होता है जिनको इन बुक में एंट्री नहीं की जाती है उनको किस में किया जाता है? जर्नल में एंट्री किया जाता है। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, आपने उधार खरीदा तो परचेज बुक में दिखाओगे, उधार बेचा तो सेल बुक में दिखाओगे। बात समझ में आया? सेल रिटर्न आया तो रिटर्न, आपने बेचा था रिटर्न आ गया तो किस में दिखाओगे? सेल्स रिटर्न बुक में दिखाओगे। तो ये अलग से बुक्स रखा जाता है। और इन सभी बुक को कौन सा बुक बोला जाता है? प्राइमरी बुक। कौन सा बुक बोला जाता है? प्राइमरी बुक। और यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी बुक्स, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्राइमरी बुक है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि आप पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्राइमरी बुक नहीं है। तो प्राइमरी बुक कौन कौन सा होता है? जर्नल होता है, और जो उनके सहायक पुस्तकें होती हैं, है ना, वो होता है। जैसे सेल बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक और पेटी कैश, फुटकर खर्चे के, है ना, ये सब क्या माने जाते हैं? सहायक पुस्तकें मानी जाती हैं। लिखा है एवरी गुड्स रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम include suitable classification of transactions and event as well as the summarization for ready reference। कह रहा है कि ये जितना भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो इसको एक अच्छे मैनर में, अच्छे तरीके से क्लासिफाई करके लिखा जाता है। ये नहीं है कि सब एक ही में मिक्स करके हम लिखते चले जाए। जब हम कह रहे हैं कि इवेंट आर रिकॉर्ड, दे आर ट्रांसफर टू सेकेंडरी बुक, और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसे सेकेंडरी बुक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जर्नल के बाद क्या होता है बच्चों? लेजर होता है। जर्नल के बाद क्या होता है? लेजर। हम जर्नल किए होते हैं और सबका अलग अलग खाता बनाते हैं। तो फिर कहा गया लेजर, कहा गया लेजर, ठीक है ना बच्चों? लेजर। इन लेजर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, है ना, according their characters and summarize profit and loss accounting and balance sheet, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप जर्नल कर लेते हो फिर आप लेजर में ट्रांसफर करते हो। जब लेजर बनाते हो तो वो लेजर किस बेसिस पे बनता है? एसेट के बेसिस पे बनता है, लायबिलिटी के बेसिस पे बनता है, इनकम के बेसिस पे बनता है, एक्सपेंसेस के बेसिस पे बनता है। और फिर उसके बाद उससे बनाते हो ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। और फिर ट्रायल बनाने के बाद आप बनाते हो फाइनल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को सम्मिलित किया जाता है। इसेंशियली द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट टू बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, और इन सबको किस रूप में मेजर किया जाता है? मनी के रूप में मेजर किया जाता है। तो हमें लगता है कि आप समझ गए अकाउंटिंग क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखा है यहाँ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू द परमिट inform judgment and decision by the user of accounting। कह रहा है कि आप जो कुछ भी करते हो वो जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं उनकी दृष्टिकोण को या उनको ध्यान में रख के किया जाता है, और वो वही उसको जज करते हैं। जज करने का मतलब ये है कि आपका काम ठीक हुआ नहीं हुआ, जिसको जैसी आवश्यकता होती है वो उसी के अनुसार उसको देखता है ना। क्लियर है? पढ़ लिया बच्चों, आगे बढ़े। आइए यहाँ पर एक अंतिम में समझाया है, क्या समझाया है कि अकाउंटिंग में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या होता है? लिखना। जब रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या होता है? लिखना। यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा और उस ट्रांजैक्शन को जब आप बुक्स में लिखते हो तो उसी को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड करना, है ना। पहले ट्रांजैक्शन होगा और बाद में लिखा जाता है, इसीलिए उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। यानी ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है। और जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सामान्य व्यापारी कहता है पहले लिख और बाद में दे। ऐसा पढ़ा है आपने बिजनेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में।
फिर लिखा है क्लासिफाइंग, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफाइंग। फिर क्या करते हैं, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब देखो रिकॉर्ड करते हो क्या, किसमें करते हो रिकॉर्ड, जर्नल में, ठीक है। क्लासिफाई किसमें किया जाता है, लेजर में। समराइजिंग आप किसमें करते हो, ट्रायल बैलेंस में करते हो कि नहीं करते हो, समरी बनाते हो, इकट्ठा करते हो। फिर एनालिसिस किसमें करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। हाँ अरे भाई रखिए, बोल दीजिए, हम पढ़ा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। फिर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बाद है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, और उसके बाद उस रिजल्ट को क्या किया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है। अब ये थोड़ी नहीं कि सबको कम्युनिकेट फोन करके बोला जाए कि हाँ आओ देख ला, ऐसा नहीं होता है। सीधे उसे क्या किया जाता है, अपनी वेबसाइट पे प्रकाशित कर दिया जाता है, और जो पर्सन उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, यानी जो अकाउंटिंग यूजर होते हैं, वो उसे अपने अनुसार जो है यूज करते हैं और समझते हैं। तो आपको अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक कार्य अकाउंटिंग की परिभाषा में नहीं आता, ठीक है। तो जैसे एक ऑप्शन दे दिया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एक कोई ऐसा दे दिया जो है गलत, जैसे ऑडिटिंग दे दिया, ठीक है। तो ऑडिटिंग क्या है, जांच करने की प्रक्रिया है, और बाकी तीनों अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है। तो इस तरह से एमसीक्यू बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, फिर आगे है प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, और जनरेट करने का पहला प्रक्रिया क्या होता है, रिकॉर्डिंग। लिखा है दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यह अकाउंटिंग का क्या है, एकदम बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। लिखा है ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एज एविडेंस बाय द सम डॉक्यूमेंट सच एज अ सेल बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप एटसेट्रा। यानी कह रहा है कि जो भी ये ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का है, ये जब एंट्री रिकॉर्ड किया जाता है तो हवा में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, इसके लिए एविडेंस की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग सिंपल तरीके से वाउचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाउचर कहते हैं। और ये वाउचर के रूप में क्या हो सकता है, तो आपका सेल्स का बिल हो सकता है, आपने बेचा, बैंक में पैसा जमा हुआ तो पासबुक हो सकता है, आपने सैलरी पेमेंट किया तो सैलरी स्लिप हो सकता है। आप जब सामान खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपको बिल बना के देता है कि नहीं देता है, तो एक कॉपी अपने पास रखता है और एक कॉपी आपको दे देता है। जो कॉपी अपने पास रखता है उसी से वो क्या करता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है। फिर लिखा है रिकॉर्डिंग इज डन अ बुक इज कॉल्ड जर्नल। आप जब रिकॉर्ड करते हो तो उसको क्या बोलते हो, जर्नल कहा जाता है। लिखा है दिस बुक में further be divided into several subsidiary books according the nature and size of business। कह रहा है बाद में इसको जो है बिजनेस के आकार और आवश्यकता के अनुसार कई सारे सब्सिडी बुक में बांट दिया जाता है, ठीक है बच्चों। कह रहा है क्लियर, समझ में आ गया। फिर आगे बढ़े, इसके बाद क्या है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब हम जैसे आपको बताए कि जो आप जर्नल में करते हो फिर उसको लेजर में अलग अलग बांट देते हो। तो लिखा है क्लासिफाइंग इज अ कंसर्न विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड डेटा। यानी कि जो आपने क्लासिफिकेशन किया है इसको सिस्टमैटिक ढंग से क्या करोगे, क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करोगे विद अ व्यू ऑफ ग्रुप ट्रांजैक्शन आर एंट्रीज वन नेचर एट वन प्लेस। यानी कि इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो एक नेचर का है उसे एक ही स्थान पे रखा जाए। जैसे आप जर्नल बना लिए, ठीक है, मान लो आप जर्नल बनाते हो तो जैसे मान लो सपोज है कि एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, फिर एक दूसरी एंट्री आपने बनाया, ये मैंने एंट्री गलत लिखा, ठीक है। जैसे मान लो हमने एंट्री बनाया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर हमने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है बच्चों। तो अब ये दो एंट्री हुआ। अब जब आप कैश का अकाउंट बनाओगे क्या करते हो, कैश का लेजर बनाते हो, कैश अकाउंट बनाते हो तो सेम कैरेक्टर का एक ये है और ये यही दो है ना, इन दोनों में पैसा हमारे पास से गया है इसीलिए क्रेडिट किया है।
तो जब यहाँ लेजर बनाते हो क्या लिखोगे? बाई परचेज, फिर क्या लिखोगे? बाई सैलरी। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो वही कहा है कि जो एंट्री हुआ है वन मेजर वन प्लेस, यानी कि अगर एक तरीके का है तो एक ही स्थान पे होना चाहिए। एज प्लेस टू एज पुट इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट एंड यूजेबल फॉर्म। लिखा है द बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड लेजर, यानी जिसमें आप क्लासिफाई करते हो उसे क्या बोलते हो? लेजर बोलते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको क्या कहा जाता है? लेजर कहा जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों? समराइजिंग का काम करते हैं, है ना। समराइजिंग में तो लिखा है इट इज द कंसर्न विद द preparation and presentation of the classifying data in the manner of useful to the internal as well as the external user of financial statement. This process lead to the preparation of financial statement. इसमें हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, ताकि जो है अकाउंटिंग यूजर उसे समझ सके। क्लियर है? फिर इसके बाद नंबर किसका आता है? एनालाइजिंग का, एनालिसिस करने का, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको क्या किया जाए? एनालिसिस किया जाए, समझा जाए कि वो क्या रहा है। लिखा है दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज, हाँ तो अब देखो यहाँ लिखा है इंटरप्रेट सॉरी एनालाइजिंग है ना, द एनालिसिस मींस मतलब मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन of the data given in the financial statement. The figure gives in a financial statement will not help anyone unless they are a simplified form. यानी कि कह रहा है कि अगर आप बना के दे दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट कुछ भी बना के दे दिए तो सभी लोग उसको देख के समझ नहीं सकते। तो लोगों के समझ में आ सके इसके लिए नोट्स वगैरह लगा करके दिखाया जाता है, समझाया जाता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल लिखा आर आइटम रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट आर पुट एट वन प्लेस। ठीक है, जितने भी फिक्स्ड एसेट के संबंधित चीजें हैं उनको कहाँ रखा जाएगा? एक जगह रखा जाएगा। आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें नोट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ठीक है, लिखते हो नोट और फिर इसे वर्किंग नोट के रूप में उसको दिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर में आप 11th में पढ़े होंगे ये बातें। कहाँ गया? वन प्लेस व्हाइल आइटम रिलेटिंग टू करंट एसेट्स आर पुट एट अनदर प्लेस। उसी तरह से हम करंट एसेट को क्या करते हैं? एक अलग जगह पे प्रस्तुत करते हैं। इट इज कंसर्न विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज इट्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और ये एनालिसिस ही जो है इस इंटरप्रिटेशन को आधार प्रदान करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी के बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का एसेट दिखा रहा है। अब उसको दो पार्ट में बांट दिया गया, एक फिक्स्ड एसेट के रूप में और दूसरा करंट एसेट के रूप में। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि अगर 30,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट दिखा रहा है, 70,000 का करंट एसेट दिखा रहा है, तो इसका एनालिसिस दूसरे तरीके से होगा। और अगर मान लो 50,000 का जो है फिक्स्ड एसेट दिखा रहा है, 50,000 का करंट एसेट दिखा रहा है, तो इसका एनालिसिस अलग तरीके से किया जाएगा। आप जानते हैं कि करंट एसेट उस एसेट को कहा जाता है जो डे टू डे बिजनेस में ऑपरेट होता रहता है, जैसे स्टॉक है, डेब्टर्स है, कैश है, बैंक है। ठीक है, ये सब किससे उत्पन्न होता है? बिजनेस करने से उत्पन्न होता है। क्लियर है? फिर इसके बाद नंबर आता है इंटरप्रेटिंग। ये क्या बनाता है? फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ एक एमसीक्यू बन जाएगा, पूछ लेगा कि जो है अकाउंटिंग का जो है अंतिम कार्य क्या है, तो ऑप्शन दे देगा रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो आपका उत्तर क्या होगा? इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन। लिखा है इज इन कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एज एस्टैब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। यानी कि जो रिजल्ट निकल के आया है, जिसका आपने एनालिसिस किया है, उसका वास्तव में क्या मतलब है। ठीक है, ये जो है इंटरप्रिटेटिंग के अंतर्गत आता है। लिखा है एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। अगर मान लीजिए हमारे पास स्टॉक दिखा रहा है, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए करंट एसेट है, ठीक है, और करंट एसेट में मान लीजिए स्टॉक है, स्टॉक है 50,000 का, और डेब्टर्स है मान लीजिए लेते हैं 1.5 लाख रुपए, और कैश है इनके पास मान लेते हैं 40,000। टोटल कितना हो गया? 2,40,000।
अब दिख रहा है कि हमारे पास करंट एसेट कितना है 2 लाख। चल, लेकिन अगर तुरंत हमें अवसर का लाभ उठाना हो, कोई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होती है, तो इसमें हमारे पास कैश के रूप में केवल 40,000 रुपीज। ये डेब्टर्स है 1,50,000। डेब्टर्स क्या मतलब, जिसको हमने उधार बेच दिया है और हमें पैसे नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि हमने अपना करंट एसेट जो है किससे बना रखे हैं, उधारी से बना रखे हैं। और संस्था में जो वसूली का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। वो अपने उधार तो दे देते हैं लेकिन टाइम से वसूल नहीं कर पाते हैं। स्टॉक 50,000 का बचा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ठीक है कि संस्था में बिक्री जो है ज्यादा नहीं हो रही है। और बिक्री बढ़ाने के लिए किसका सहारा लिया जा रहा है, उधारी का सहारा लिया जा रहा है। यानी नकदी लोग खरीदने को तैयार नहीं है, सेल्समैन जबरदस्ती जो है लोगों को उधार बेच बेच के जो है सेल को बढ़ा रहा है। आने वाले टाइम में ये संस्था क्या होने वाली है, राम दुर्गा होने वाली है ना। यानी ये संस्था बंद भी हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेटिंग कहते हैं। और ई बतिया मैनेजर को बता दो, जो उसके मालिक हैं उनको समझा दो, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेटिव। ठीक है बच्चों, यानी कि जो रिजल्ट आपका इंटरप्रिटेशन है उसको क्या करो, ऊपर मैनेजमेंट तक जो लोग डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि वो एक सुधारात्मक कार्रवाई कर सके। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। फिर है यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर होते हैं ये अगले क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा और क्लास में आप लोग बैठ के पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसे तैयार कर लीजिए, लिखित एग्जाम हो या MCQ हो, आप दोनों से कर सकते हैं। थैंक यू।